हेलो दोस्तों। तो भाई आज की इस रामबाण मैराथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। तो भाई आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपका एग्जाम जैसे कि नजदीक आ गया है तो कोशिश करूंगा एक क्लास शाम को भी आए। ठीक है। तो पहले आप इस क्लास को देख लीजिएगा, परसेंटेज से जुड़ी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, काफी सारे नए चीजें आपको पता लगेंगी। तो क्लास को शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का 20 गुना है, एक्स इज 20 टाइम्स ऑफ वाई। तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है, किसी भी चीज को 100 में से मापना ही आपका परसेंटेज है। ठीक है। मैंने बोला किसी भी चीज को 100 में से मापना क्या है, आपका परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बच्चे के 70% मार्क्स आए, एक बच्चे के कितने मार्क्स आ गए, 70%। इसका मतलब 100 नंबर के पेपर में उसके 70 नंबर आए। 70% आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना 70%। जब भी ये परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लिखते हैं, 100 लगाते हैं हटा के इसको। ठीक है। यानी कि 100 नंबर वाले पेपर में से उसके कितने नंबर आए, 70 नंबर आए। ठीक है। अगर मैं कह दूं किसी चीज का दाम जो है वो 20% बढ़ गया, 20% दाम बढ़ गया, इसका मतलब 20%, 100 का 20% अगर आपसे कोई पूछेगा तो कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है। तो 20 रुपए दाम बढ़ गया तो इसका मतलब जो सामान अब 100 का आता था वो अब 120 का आएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। 20% यानी कि 100 पे 20 बढ़ गए। ठीक है। मैंने बोला कि हर किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। मैं अगर बोलूं किसी चीज का रेट जो है वो 30% कम हो गया, 30% घट गया, इसका मतलब 100 रुपए पे 30 रुपए घट गए, तो यानी कि अब 100 वाला सामान कितने का आएगा, 70 रुपए का आएगा। बात आई समझ में। तो इसको आपने ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स वाई का 20 गुना है, यानी कि एक्स जो है वो वाई का 20 गुना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। जैसा वो बोल रहे हैं मैंने वैसा लिख दिया। तो यहां से वाई को इधर ले आऊंगा तो एक्स अपोन में वाई बनेगा 20/1। लिख सकता हूँ ना 20/1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पे पूछ रहा है कि वाई जो है, किसकी बात कर रहा है, वाई की। वाई तो क्या है, एक जो है, ये जो एक है ये एक्स से कितने परसेंट कम है। एक्स से क्या एक 20 से कम है, आप कहोगे जी हाँ एक 20 से कम है। मैं पूछू कितना कम है तो तुम कहोगे 19 कम है। एक जो है 20 से 19 कम है। ठीक है भाई, 20 ज्यादा है एक कम है, तो कितना कम हुआ, 19 कम है। किससे, एक्स से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोला एक्स से, जिसके साथ भी ये का लगेगा, से लगेगा, इंग्लिश में ऑफ लगेगा, देन लगेगा, उसको हमेशा परसेंटेज में नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो पूछा एक्स से तो इसको कहां लिखना है, नीचे लिखना है। कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करनी है। किसी को परसेंटेज अच्छा नहीं लगता तो 100 से मल्टीप्लाई करने, वो याद रखना। तो 20 पंजे 100 और 19 पच्चे 95, तो 95% जो है वो कम है। क्लियर है, यही वो पूछना चाह रहा था। आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहेगा। ठीक है। यहां पर और क्या क्या पूछा जा सकता था इसी क्वेश्चन में, देखो यहां से ये आपका कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। अगर क्वेश्चन ने पूछता कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, एक्स वाई का, ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। बात किसकी कर रहा है, एक्स की। एक्स कौन है, 20। ये वाई का, ये जो 20 है ये वाई का वाई के साथ लगा तो इसको नीचे चिपका दो, कितने परसेंट है। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, 2000%। क्लियर है, ये बात आई समझ में। तो ध्यान रखना, अब की बार मैंने इनका अंतर नहीं लिया, यही बात मैं सिखाना चाहता हूं यहाँ आपको कि डिफरेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ बात कम और ज्यादा की तो हो ही नहीं रही है। यहां सिर्फ ये पूछा था कि जो x है यानी कि 20 जो है वो y का कितने परसेंट है, तो इसके साथ का लगा तो इसको नीचे चिपका दो। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि y x का कितने परसेंट है, तो अब आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बना के देखो। बात किसकी कर रहा है, y की। y कौन है, 1। किसका, x का। x कौन है, 20, तो इसको नीचे लिख दो। कितने परसेंट है, इनटू में 100% लगा दो, तो 20 पंजे 100, तो 5% आंसर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और एक दो तीन क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं।
चौथा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना कि एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या आएगा। एक्स वाई से जब भी कम की और अधिक की बात होगी तब इनका डिफरेंस आएगा, अदरवाइज ये ऐसे सीधे सीधे आएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स किसकी बात कर रहा है, एक्स की, वाई से, एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा है। तो मुझे बताओ 1 से 20 कितना ज्यादा है, तो तुमने कहा 19 ज्यादा है। ठीक है भाई, 1 से 20 19 ज्यादा हुआ ना। किससे, वाई से, तो नीचे कौन आएगा, ये आएगा। और कितने परसेंट ज्यादा हुआ, इनटू में 100%, तो आंसर बनेगा 1900%। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये ध्यान रखना है कब आपने डिफरेंस लिखना है, कब सीधे सीधे नंबर लिखने हैं। ये 4 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए इसमें ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। और जैसे जैसे मैं बताऊं ना, बस ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो, ऐसे ही आप करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। Annual income of A is 25% more than that of B. How much percent is annual income of B less than that of A? यदि A की आय B की वार्षिक आय से 25% अधिक है तो B की वार्षिक आय A की वार्षिक आय से कितने प्रतिशत कम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टाइप, जो कि आपके एस्टेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आपको केवीएस एनवीएस जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर भी आपको ये टाइप देखने को मिल सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, इसकी पहचान देख लो। ए की वार्षिक आय बी की वार्षिक आय से 25% अधिक है। यहां पर अधिक लिखा है तो नेक्स्ट पोर्शन में लिखा होगा कम, यानी कि बी की वार्षिक आय ए की वार्षिक आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये लिखा है ना कम। ठीक है, तो यही पहचान है इसकी। इस तरह की कई स्टेटमेंट बनती है जहां पे एक साइड अधिक होगा दूसरी साइड कम, इधर कम होगा तो उधर अधिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, बस जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। पहली लाइन में लिखा है ए की वार्षिक आय बी की वार्षिक आय से 25% अधिक है, तो जितनी अधिक है उसको ऊपर लिखना है, अधिक है तो नीचे 100 में उसको प्लस करके लिखना है, और कितने परसेंट है इसके लिए 100% लिखना है। ठीक है, यानी कि आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सीधा ही लिखेंगे 25/125 गुणा में 100। तो 25 पंजे 125, 5 से कटा 20 पे आंसर आ गया 20%। ठीक है, अगर यहां पर कम होती, इसी को देखना, राइट पोर्शन को नहीं देखना। अगर 25% कम होती तो मैं लिखता 25/100 - 25। कम है तो माइनस करके, ज्यादा है तो प्लस करके। बात याद रहेगी, क्लियर है। इसी का एक मेथड और बता देता हूं, वो भी आप याद रखना। 25% का फ्रैक्शन होता है 25/100, यानी कि 25% को जब सोल्व करेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, कई बार इस क्वेश्चन में यहां 25% की जगह ऐसा लिखा होगा 33 सही 1/3%। तो उस सिचुएशन में ये काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उसका दूसरा तरीका है ये। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको दे रखा हो परसेंटेज, उसका ऐसे फ्रैक्शन बना ले। ठीक है, फिर स्टेटमेंट में लिखा है ए की वार्षिक आय बी की वार्षिक आय से 25% अधिक है, यानी कि एक बंदे की 4 है तो 4 का 25% होगा 1। ध्यान रखना, 4 का 25% क्या होगा, वो जो इसके ऊपर लिखा है। तो इसकी 4 है तो उसकी 25% अधिक, यानी कि एक अधिक कितनी होगी, 5। ठीक है, अधिक है तो ऊपर वाला इसमें प्लस करके नीचे लिख देना, नीचे लिखना ये ध्यान रखना, और कम है तो माइनस करके फिर नीचे लिख देना। अब 4 और 5 का डिफरेंस है 1, बट्टे में नीचे वाला नंबर इंटू में 100%। जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आंसर फिर से आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये करना था आपने इस टाइप में, तो आंसर आपका बनेगा 20%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 25% more than B and B is 20% less than C and C is 10% more than D, then which of the following is not true? अगर A B से 25% अधिक है, B C से 20% कम है और C D से 10% ज्यादा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने इस A B C D की वैल्यू को देखना है कि ये है क्या, और ये आएंगी कैसे। ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, बी का सी से हो रहा है और सी का डी से हो रहा है, तो सबसे लास्ट वाले से लेके चलना है। कह रहा है जो सी है वो डी से 10% ज्यादा है, इसका मतलब आपने डी को 100 मानना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सबसे लास्ट में उसको आपने 100 मान लिया। अब 100 का 10% 10 ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है,
100 का 10%। कह रहा है कि जो सी है वो डी से 10% ज्यादा है, यानी कि 100 में 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 110 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। अब ये लाइन होगी हमारी 100। अब कह रहा है बी जो है वो सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है, यानी कि इससे 20%, यानी कि ये तो 110 था, और इससे 20% कम, यानी कि फिर वो 80% है। क्या ये बात समझ में आई? देखो, परसेंटेज की टर्म्स में जब बात करूंगा, कोई चीज 20% कम है, तो मैंने कहा था हर चीज 100 में से मापना, वो आपका परसेंटेज है। तो अगर 100% वाली चीज 20% कम है, तो इसका मतलब वो 80% है। तो ये अपने आप में ध्यान रखना। अब डायरेक्टली अब इसमें से माइनस नहीं किया मैंने 20%। मैंने क्या किया, ये जो 110 है, 110 वाली चीज जो है ये अपने आप में 100% है, और ये इससे 20% कम है, तो इसका मतलब ये 80% है। ठीक है। तो इससे हमने इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, 11 अठे 88, इसका मतलब ये आपकी 88 है। क्लियर है ये बात? फिर से देखते हैं। कह रहा है ए जो है वो बी से 25% अधिक है। ए बी से, तो बी तो कितना है, ये है। ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे करो, किस बच्चों के मन में आ रहा होगा, बोला सर ऐसे कैसे करो, या तो आप इसको ऐसे लिखो, ए इक्वल टू 88 प्लस इससे 25% ज्यादा, तो 88 का 25% इसमें ऐड करो, या तो तुम ये करो। ठीक है। या इसी काम को मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं, देखो, या तो ये करना है, 88 तो है ही ए, इससे भी 25% ज्यादा है, तो 88 का 25% इसमें और ऐड कर दिया। लेकिन इस काम को आप ऐसे करो, कह रहा है कि जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये 88 है, तो इससे 25% यानी कि 125%। ये मैंने लिखा परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है। कोई चीज 25% ज्यादा होना, यानी कि वो 100 की 125 है। ठीक है। तो इसका 125% निकाल लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कटा 22 पे, और 22 पंजे 110। क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आ जाओगे, बजाय कि ये दो स्टेप करने पड़े। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब देखते हैं। कह रहे डी जो है, सॉरी, बी जो है वो डी से 12% कम है। बी डी से, इससे 12% कम, यानी कि 100 का 12% 12 ही होगा, तो 100 से 12 कम करूंगा तो 88 आएगा। तो ये पहली बात तो सही है भाई। सेकंड, ए डी से 10% ज्यादा है। ए डी से 10%, भाई ये 100 है तो 110, बिल्कुल 10% ज्यादा है, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होगा। ठीक है। फिर ए इक्वल टू सी, ए जो है वो सी के बराबर, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो फिर बचा कौन सा, ऑप्शन 4, कि बी जो है ए से 22% कम है। बी जो है ए से 22% कम है, ध्यान रखना। यहां पर अब तुम कहोगे कि सर जी ये भी तो 22 दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना, 22 कम होना तभी पॉसिबल है जब यहां पर 100 लिखा होता, क्योंकि 100 का 22% 22 ही होता। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहां जो बी है वो ए से 22% कम है, तो यहां बी ए से कम तो है, कितना कम है, तुम कहोगे 22 कम है। किससे, ए से। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए, तो यहां पे मैंने ये आपको पहले ही सिखा दिया था, तो ये तो 20% कम हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि बी ए से कितने परसेंट कम है, तो डिफरेंस तो कितना है, 22 का। किससे, ए से, तो नीचे ए को चिपका दो, इंटू में 100%, यू विल गेट 20%। तो ये तो बात हमारी जो है चौथे वाली गलत है। ये तो कह रहा है 22% कम, पर ये है 20%। ठीक है। तो ये चीज आपने डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखना, कभी बोलो ये तो 22 ही कम आ रहा है, ये भी सही है, नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% ऑफ अ नंबर x is 25 more than 7% of 200, then वैल्यू ऑफ x इज, किसी संख्या x का 20% संख्या 200 के 7% से 25 ज्यादा है। ठीक है। तो x का मान, अब देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप इसको पढ़ के लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, x का 20%, तो संख्या आपकी x है, और इसका 20% कैसे निकलेगा, ऐसे, परसेंट हटा, नीचे 100 लगा दिया। x का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है। x का 20% जो है वो 200 के, 200 के का मतलब मल्टीप्लाई 7%, ये 200 का 7% हो गया। 200 का 7%, यानी कि 200 का 7% जो भी आएगा उससे भी 25 ज्यादा है, यानी कि ये जो है इससे भी 25 ज्यादा है, यानी कि जो मैं ये कैलकुलेट करूंगा, इसमें अगर 25 जोड़ दूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब इसको कर दो सोल्व। ये कितना बन गया, 14 प्लस में 25, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, तो ये बन गया x/5 इक्वल टू, ये लिखा इक्वल टू
ठीक है, x बटे 5 इक्वल टू 14 प्लस 25। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 39 गुणा में 5, 5 ने 45, 5 से 15 और 4 19, 195, 195 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर यही सिखाना चाह रहा हूं कि भाई जैसा इसमें लिखा है अगर आपने ये लिख दिया तो आपकी बात बन जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें मंत्र तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर। अच्छा 67 नंबर, अभी आप कहोगे सर अभी तो क्लास शुरू हुई थी, अभी 67 पे कैसे पहुंच गए। भाई जो पीछे के क्वेश्चन हैं वो रामबाण मैराथन में डाल दिए मैंने पहले से ही, इससे पहले हमारी 3-4 क्लास हो चुकी हैं। तो आप जो है उसके पुरानी क्लासेस देखना चाहते हो तो लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई बताइए आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो पढ़ लेना भाई, ये लाइक शेयर का भले ही टाइम ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे टाइम होता बताने का, क्योंकि क्लास बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। इफ x प्लस 10% ऑफ 200 इज 33:1/3% मोर देन x% ऑफ 180, then x minus 10% of 4x plus 10 is equal to, देखिए 200 का x प्लस 10% यदि 180 के x परसेंट से 33 से 1% ज्यादा है, ठीक है, तो 4x प्लस 10 का x माइनस 10% किसके बराबर होगा। देखो अब फिर से पढ़ के लिखना शुरू कर दो। 200 का x प्लस 10% तुम कैसे कहोगे, 200 का x प्लस 10% ऐसे ही कहोगे ना। 200 का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 10 और परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, यदि यानी कि ये जो है यदि 180 के x परसेंट, 180 का x परसेंट, 180 के x परसेंट से 33/1/3% ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें अब 33/1/3% हमें और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये इससे ज्यादा है। तो यहां ध्यान देना है, अब क्या पीछे वाले क्वेश्चन में एक नंबर लिखा हुआ था जिसको मैंने डायरेक्टली प्लस करके लिख दिया था, लेकिन यहाँ परसेंटेज वैल्यू लिखी है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एक नंबर लिखा था कि 25 ज्यादा है तो सीधा हमने 25 लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 180 के x परसेंट ये निकाल दिया से 33/1/3% ज्यादा है। या तो अब मैं इसमें इसके x परसेंट में इसका 33/1/3% और जोड़ू, ठीक है, या तो इस 180 गुणा x बटे 100 में इसका 180 गुणा x बटे 100 का 33/1/3% ऐड करूं, या तो मैं इसको ऐसे करूं भाई इसमें ये ज्यादा है, या तो ये काम करूं, या मैं अभी पीछे आपको क्वेश्चन में समझा रहा था कि भाई इसका सीधा ही 100 प्लस 33 सही यानी कि 133 सही 1/3% कर दो। क्या ये बात आ रही है समझ में। भाई इसका सीधा ही इतना कर दो ना, जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन समझाया आपको ये वाला, ठीक है, कि बी जो है वो सी से 20% कम है तो आप सीधा ही उसका 20% कम करके निकाल दो। ठीक है, हाँ यही वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो मैं जैसे 2 स्टेप बता रहा था ना कि देखो ये 2 स्टेप में काम हो रहा है, बजाय 2 में करना है एक ही स्टेप में काम कर दो। ए बी से 25% ज्यादा था तो हमने सीधा 125% निकाल दिया था 100 में ऐड करके। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ 33 सही 1/3% अधिक है तो आप सीधा ही इसका 133 सही 1/3% निकाल दो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इस चीज को अब हमने ऐसे सोल्व करना है बजाय कि हम ऐसे लंबा स्टेप लिखें। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इससे ये 2 जीरो कट गई, ये बन गया 2x प्लस 2 20 इक्वल टू, अब इसको सोल्व करना है। देखो इसको तो हमने काट दिया तो ये 18x बटे में 10 बन गया, इनटू में ये भी तो करना है ना। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, अब तुम क्या कहोगे, बोले जी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 399 प्लस 1, 400 बटे में 3 और परसेंटेज हटेगा उसके नाम का 100, तो ये बन गया 400 बटे में 300। तो तुम कहोगे ये 4/3 बन गया। तो देखो ये इतना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप याद रखना 33 सही 1/3% कितना होता है, 33 और 1 100/3, परसेंटेज हटेगा उसके नाम का 100, तो ये होता है आपका 1/3। ठीक है भाई, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, अगर आपने याद रख लिया तो ये फटाक से हो जाएगा।
इसका मतलब कोई चीज 3 थी, अब वो 33 से ही 1/3% बढ़ गई, तो 3 का 33 से 1/3% वही होगा जो इसके ऊपर लिखा है। यानी कि 3 वाली चीज 1 बढ़ गई तो वो कितनी होगी, 4/3। ठीक है, तो यहां पे आप या तो ऐसे पूरा सोल्व करो, या आप डायरेक्टली इसका क्या लिख दो यहां पर, 4/3, इसका 4/3। ठीक है, तो इसको 4/3 यहां लिख देते हैं। 3 से 6 पे कटा, ये बन गया 6 चौके 24, 24/10 यानी कि 2.4x। ठीक है, ये राइट वाला पोर्शन लिख दिया मैंने सोल्व करके। ये लिखो, इसको सोल्व करके मैंने ये लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 2.4x, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.4x इक्वल टू 20, और यहां से x की वैल्यू आएगी 20 अपॉन में 0.4। ठीक है भाई, 20 अपॉन में 0.4, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 4 से 5 पे कटा और 10 पंजे 50। तो यहां से हमें x मिल चुका है, जो यहां पे लिखा हुआ था घुमा फिरा के, वो x की वैल्यू हमें पता लग गई, दैट इज 50। ठीक है भाई, x अगर 50 आ गया तो अब देखो यहां पे इसमें बोला था कि 4x प्लस 10 का x माइनस 10% किसके बराबर है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इधर x की वैल्यू 50 है, तो x की वैल्यू 50 है तो ये कितना बनेगा, 200 प्लस 10 यानी कि 210। 210 का मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 50 है, 50 माइनस 10 यानी कि 40, 40%, ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा था। ये बात आ रही है ना समझ में? x की वैल्यू 50 आई तो 50 चौके 200 प्लस 10, 210 तो ये बन गया, और x माइनस 10 करेंगे तो फिर 50 माइनस 10 40%, ये इसका आ गया, तो इससे घटाइए, इससे घटाइए, 21 चौके 84। ठीक है, तो 84 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 में लिख रहा है, इधर से दिखाता हूँ, उल्टा हाथ पड़ रहा है ना इधर से मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 84 इसका आंसर बनेगा। तो यहां ध्यान देना है बस इस पॉइंट में, अगर ये सीधा कोई नंबर होता, सीधा ही कोई नंबर होता तो प्लस करके लिख देते, लेकिन इससे 33 से 1/3% ज्यादा का मतलब ये है कि ये, जैसे मैंने लिखा था डिटेल में, ये प्लस इसका 33 से 1/3%। तो एक ही स्टेप में आपने काम करना है, बजाय कि आप उसको 2 स्टेप में करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, the price of an item is increased successively by 25% and 30% and then decreased by 40%. Net percentage change in the price of the item is, किसी वस्तु के मूल्य में उत्तरोत्तर यानी कि एक के बाद एक 25% और 30% की वृद्धि होती है, और फिर इसके प्राप्त मूल्य में 40% की कमी होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत बदलाव कितना होगा? देखो भाई, इसका आसान तरीका बताता हूँ, फ्रैक्शन मेथड। कैसे? सबसे पहले 25% की वृद्धि पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर कितनी थी, 30% की वृद्धि, और तीसरे नंबर पर फिर 40% की कमी। तो आप इनके फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, देखो 25% होता है 25/100, आप डायरेक्टली याद रखना, दिस इज 1/4। 30% होगा 30/100 यानी कि 3/10, और यहाँ 40% होगा 40/, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना है, तो दिस इज 2/5। ठीक है, जहां वृद्धि है ऊपर वाला प्लस करना है, जहां कमी है फिर ऊपर वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले और अब क्या फर्क है, ध्यान दीजिएगा। जो चीज पहले 4 की थी, अब वृद्धि होने से वो अब 4 में एक वृद्धि होकर वो कितने की आएगी, 5 की। क्या ये बात आ रही है समझ में? यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे हमने 33 से 1/3% वृद्धि थी, तो हमने उसको 4/3 लिखा था, क्योंकि इसका फ्रैक्शन था 1/3, तो इसमें 3 में एक प्लस करके 4/3 लिख दिया था। तो यहाँ पे बस इसको ऐसे खड़ा लिखा, इसको ऐसे यहाँ पड़ा लिख दिया हमने, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख दिया, यानी कि 4 जो पहले समान आ रहा था 4 का, मूल्य वृद्धि होने से अब वो 5 का आएगा। सिमिलरली जो समान 10 का आ रहा था, अब मूल्य वृद्धि होने से वो 13 का आएगा। यहाँ पर जो समान 5 का था, अब वो 2 कमी होने से वो 3 का आएगा। क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, इतना करने के बाद अब आप मल्टीप्लाई कर दें इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू, और थोड़ा सा अगर आसान करना चाहें, इधर की किसी वैल्यू से कोई वैल्यू कटे तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 5 से 5 कट गया, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 4 × 10 ये हो गया 40, और 13 ये हो गया 39, यानी कि जो समान पहले 40 का आ रहा था, अब वो 39 का आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने पहले और अब लिखा। तो क्या हुआ, मूल्य में कितनी कमी हो गई, 1 रुपए की कमी। किस पर, 40 पर, और कितने परसेंट हुई, इंटू में 100%। 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100, और 5/2 होता है 2.5%। तो 2.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी शुद्ध प्रतिशत बदलाव में। तो 2.5% की कमी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है।
क्लियर है, बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आप इसको कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार उसको दोबारा सुन लेना, ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर and the fourth year is rupees 172.80, then what was its price at the end of second year? किसी वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि वस्तु के मूल्य में चौथे वर्ष के पश्चात और तीसरे वर्ष के पश्चात का अंतर 172.80 है तो वस्तु का मूल्य दूसरे वर्ष के पश्चात क्या था? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक किस्म के मर्ज किए हुए। कैसे? अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि किसी वस्तु के मूल्य में हर साल 20% की वृद्धि होती है तो 4 साल बाद उसका रेट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि हमने मान लिया उसका रेट था एक्स, उसका शुरुआती रेट एक्स था और 20% वृद्धि होने से इसका मतलब उसका रेट हो गया अब 120%। कितने साल बाद? 1 साल बाद, क्योंकि हर साल 20% की वृद्धि हो रही है तो 120% हो गया। क्या ये बात आ रही है समझ में? इसको अभी मैं यहीं पे एक बार छोड़ रहा हूं, इसको काटूंगा तो 2 6 12 2 5 10। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, बात तो अब भी बराबर है। ये कहां से आया? देखो ध्यान से, 20% वृद्धि, 20% होगा 20/100। इसको काटूंगा तो ये 1/5, यानी कि जो समान 5 का आ रहा था वो 1 प्लस यानी कि 6/5 का आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इस बात को आप जैसे भी ठीक समझे, ऐसे ठीक समझे, ऐसे ठीक समझे, ये आपने देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको कहा था कि किसी सामान के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होती है हर साल तो 1 साल बाद वो इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना हो जाएगा, 4 साल बाद इतना हो जाएगा। ध्यान दो, ये लिखना ज्यादा आसान है बजाय में बार बार 120/100, 120/100 ऐसा लिखूं। तो इस चीज के लिए मैंने ये कर दिया। तो अगर मैं कह दूं कि किसी चीज के रेट में हर साल 20% की वृद्धि होती है तो 4 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो ये होगा उसका मूल्य। ठीक है भाई, फिर मैं कह दूं कि 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा तो तुम कहोगे एक्स गुणा 6/5, 6/5, 6/5। बोला जी सर जी 3 बार कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये है 4 साल बाद का रेट, ये है 3 साल बाद का रेट, और ये कह रहा है कि चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष के पश्चात उनके मूल्य का अंतर है 172.80, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज 172.80। क्या ये बात आपको समझ में आई कि मैंने माइनस क्यों किया? ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर ये वाला पोर्शन इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, तो इसको ले लेंगे हम कॉमन, दिस इज कॉमन। ठीक है, तो यहां बच्चा 6/5 माइनस यहाँ पे क्या बच्चा 1 बच्चा। क्या बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, 80 लिखूं या 0.8 लिखूं बात बराबर है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं हो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1, तो 1/5 आएगा। सोल्व करके एलसीएम लेके देख लेना आप, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1 और बटे में 5, और ये तो है ही भाई, ये तो है ही आपका। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई थी तो आप सीधा ये लाइन लिख लेते। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको। तो यहां अब इसको सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा, 5 से कटा 2 पे, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 6 से काट दो, 6 एकम 6, 50 26, 6 चौके 24, 6 चौके 24, फिर 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, फिर 6 से काट दिया, 6 चौके 24। ठीक है, तो 5 पंजे 125, 5 5 5 125, 125 चौके कितना बनेगा 500। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू 500 आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 गुणा 4, ठीक है 500। तो यहां से हमें क्या मिल गया, उस चीज का रेट मिल गया जो कि कितना है 500। लेकिन वो रेट नहीं पूछ रहा था, वो कह रहा था कि दूसरे वर्ष के बाद उसका रेट क्या होगा। तो अब जो एक्स है वो हमारे पास आ चुका है, तो इस 500 रुपए की चीज जो हर बार 20% बढ़ रही है तो 2 साल बाद कितनी बढ़ेगी, ये आप ऐसे निकाल दें और इससे काट दें। 5 से कटेगा 100 पे, 5 से कटेगा 20 पे, 6 6 36 दूनी 72, यानी कि 720 रुपए की वो है चीज आपकी हो जाएगी। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 720, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर गया ये पॉइंट? ठीक है, तो ये करना था इसमें। इसी के साथ बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये पेपर में, एस्टेट में तो खासकर पूछा जाता है ये। ठीक है, द इनकम ऑफ सुरभि इज 25% मोर देन दैट ऑफ कविता. Surabhi and Kavita saves 8250 and rupees 9000.
respectively. If the expenditure of Surbhi is 33.1% more than that of Kavita, then what is the income of Kavita? सुरभि की आय कविता की आय से 25% ज्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, शुरू से लिखता चलता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सुरभि है और एक कविता है। एक सुरभि हमने लिख ली, एक हमने कविता लिख ली। रेशियो में लेके चलेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा। सुरभि की इनकम कविता की इनकम से 25% ज्यादा है, यानी कि कविता से, तो कविता को 100 मानना है, यानी कि ये इनकम की बात हो रही है, आय की। अगर मैं बात करूं यहां पर कि सुरभि की इनकम कविता से 25% ज्यादा है, तो यानी कि ये 100 कमा रही है, तो ये 125 कमा रही है। या 25% होता है 25/100, यानी कि 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं ये 4 कमा रही है, तो वो एक ज्यादा, ये 5 कमा रही है। आप रेशियो करके देखो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, वो दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों चीजें मैं आपको समझाता चल रहा हूं। सुरभि और कविता क्रम से 8250 और 9000 रुपए बचाते हैं। यदि सुरभि का व्यय कविता के व्यय से 33.1/3% अधिक है, ठीक है? अब पहले यहां चलते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, ये इनकम होगी। अब एक बार खर्चे की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर को देखो अब कैसे लिखेंगे। यहां 33.1/3% आ रहा है, 33.1/3%। फ्रैक्शन बनाओ, कितना बनेगा? 1/3। तो अब पढ़ो क्या, सुरभि का खर्चा कविता के खर्चे से, कविता के खर्चे से, यानी कि कविता 3 रुपए खर्चती है, तो सुरभि कितना खर्चती है? सुरभि उससे एक ज्यादा खर्चती है, यानी कि 4 खर्चती है। क्या ये बात आई है आपको समझ में? ठीक है, सुरभि जो है वो कविता के खर्च से 33.1/3% ज्यादा खर्चती है, यानी कि ये 3 खर्चती है, तो वो एक ज्यादा खर्चती है, यानी कि 4 रुपए खर्चती है। क्लियर है? ये इनकम होगी, ये इनका खर्चा हो गया, ये इनकी सेविंग की बात कर रहे हैं। सेविंग यानी कि बचत। बचत कितनी है भाई? इसकी है 8250 और इसकी है 9000 रुपए। क्लियर है? यहां तक बात आ रही है समझ में आपको? सुरभि और कविता इतने रुपए बचाते हैं, ये 8250 और ये 9000 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक तरीका तो है, यहां पे मैं एक्स एक्स मानू, 5x, ठीक है, -4, सॉरी 5x माइनस ये करूंगा, 4x माइनस 9000 करूंगा, इक्वल टू 4/3 लिखूंगा, जैसा कि मैंने रेशियो वाले पे समझाया था। रेशियो जब मैं पढ़ा रहा था ना, तब मैंने ये चीज समझाई थी। एक तरीका तो ये है कि मैं वो करूं, लेकिन एक तरीका और मैंने बताया था कि इसके लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 4 चौके 16, सिमिलरली इसको 9 चौके 36, इधर करेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 अट्ठे 24। ठीक है, मैंने ये चीज आपको सिखाई थी रेशियो का टॉपिक में, जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको सिखाया था ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बात वहां बता रखी है, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। अदरवाइज इस चीज को ऐसे याद रखना, ठीक है? कोई डिटेल में लिखे तो इसको 5x ले लो, इसको 4x। 5x में से सेविंग माइनस करेंगे, 4x में से इसकी सेविंग 9000 माइनस करेंगे, तो रेशियो बनेगा 4/3। उनको डिवाइड कर देना दो, ठीक है? तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 15 और 16 का डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 750, 250, ये कितना बन गया? 25, 25 और 11 36। इनका डिफरेंस 11250, उधर 1 है, तो एक की वैल्यू 11250 है। एक की वैल्यू कितनी है? 11250। तो एक बराबर है 11250 की, यानी कि इस वाले डिफरेंस को इसके इक्वल रखना है। और आपसे पूछ रहा था कविता की आय, तो कविता की आय देखो कहाँ है, कविता की इनकम 4, तो एक की वैल्यू आ गई, तो 4 की वैल्यू के लिए इसका 4 गुना कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 5, 4 एकम 4, ठीक है? 45,000 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये करना था आपने इसमें 45,000, ठीक है? क्लियर बात आई समझ में? तो ये तरीका याद रखना आपने। डिटेल के लिए आप देख सकते हैं रेशियो वाली क्लास, इससे पिछली, यानी कि। अगला क्वेश्चन, when the price of rice increased by 32%, a family reduced its consumption such that the expenditure on it was only 10% more than before. If 5.4 kg rice was consumed initially, then the new consumption of rice is। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार इसकी खपत में इस तरह की कमी करता है कि इस पर हुआ खर्च पहले से केवल 10% अधिक रहता है। यदि आरंभ में चावल को 5.4 खपत थी, तो अब चावल की नई खपत क्या है? देखो भाई, इसका हम एक ट्रिकी सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक?
आपने क्या लेना है, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए में कोई सामान आता था, ठीक है। इधर यहां पे दो आपने एरो लगाने हैं, इधर हमेशा प्राइस, ठीक है, सॉरी प्राइस इधर लिखना है, इधर लिखना आपने, इस पर पहले से खर्च केवल, यहां टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च, ये वो यहां लिखना है। और यहां पे प्राइस या कंजप्शन, बताऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, समझा रहा हूं। यानी कि मूल्य या खपत, ठीक है। अब सुनो, पहली पहली लाइन सुनो। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, इस लाइन का मतलब यह है कि जो सामान अब पहले 100 का आता था, अब वो 132 रुपए का आएगा। क्या पहला पॉइंट समझ में आया भाई? जब चावल का मूल्य 32% बढ़ रहा है, तो यानी कि 100 वाला सामान अब 132 का आएगा, तो यहाँ ये प्राइस बढ़ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा, ठीक है। या ये बोलता कि यदि चावल की खपत में 20% बढ़ोतरी होती है, तो फिर यहाँ खपत भी यहाँ बढ़ा के लिखनी है, ठीक है। प्राइस हो या खपत हो, वो यहाँ पे आएंगी, ध्यान रखना। इससे परिवार की खपत में इस तरह कमी होती है, अब खपत में कमी हो रही है, प्राइस बढ़ेगा, कोई चीज महंगी होगी तो उसकी कंजप्शन कम कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो खपत हमें निकालनी है, कमी कितनी हुई इसमें, कि इस पर खर्च पहले से 10% अधिक रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले 100 था, तो वो अब 110 हो गया। कितना हो गया? पहले से केवल 10% अधिक रहा, यानी कि पहले मैं 100 रुपए में जो सामान ले आता था, अब मेरा टोटल खर्चा महीने का 110 हो गया, ठीक है। ये अगर आपने लिख दिया तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता था कि खपत में कितने परसेंट कमी या बढ़ोतरी हुई, कमी या बढ़ोतरी कितने परसेंट हुई खपत में, ये ऐसा भी पूछ सकता था। तो फिर क्वेश्चन कैसे करते, ध्यान से सुनना। यहां 132, यहां 110, आपने नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, हमेशा ऐसे ही करना है आपने। 132 का सामान 110 में लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब आप 22 रुपए कम में लेके आ रहे हो। 132 का सामान 110 में, तो 22 कम का, नीचे में नीचे वाला नंबर, नीचे में नीचे वाला ही नंबर लिखना है। अगर आपसे पूछे खपत में कितने परसेंट कमी या बढ़ोतरी हुई, तो कमी है या बढ़ोतरी है कैसे पता लगेगा? इसको और इसको देख के। 132 से ये कम हुआ तो इसका मतलब कमी हुई। अगर 132 और यहाँ पे 150 लिखा होता तो फिर मैं कहता बढ़ोतरी हुई खपत में, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसा। तो कितने परसेंट हुई, तो उसके लिए आप इंटू 100% कर देंगे, तो 22 छिके 2 तिया 6, 2 50, ये बन गया 16 सही 2/3%। तो इतनी परसेंट खपत में क्या होगी, कमी होगी। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? 50/3 को हम काटेंगे तो 16 से ही 2/3 बनेगा, 50 को 3 से भाग देंगे 16 पे कटेगा, और बचेगा 2/3, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो परसेंटेज तो पूछ ही नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता था, एक क्वेश्चन तो मैंने ये समझा दिया। अब पूछ रहे यदि आरंभ में चावल की खपत 5.4 केजी है, तो अब कितनी है? तो अब देखो, खपत में इतनी कमी हुई है, 16 से ही 2/3%, इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये बनेगा 50/3, और परसेंटेज के नाम का लगेगा 100, तो ये बन गया 1/6, ठीक है भाई। कितना बन गया? 1/6। इसका मतलब पहले खपत थी 6 किलो, अब हो गई 1 किलो कम। ध्यान रखना, 16 से ही 2/3% खपत में कमी का मतलब ये है कि जो सामान पहले 6 का आता था, वो अब एक कम यानी कि 5 का आएगा, ठीक है। लेकिन यहां तो खपत में कमी हुई है, यानी कि जो पहले 6 किलो खा रहा था, अब वो 1 किलो कम यानी कि 5 किलो खाएगा। लेकिन ये जो 6 किलो है, क्वेश्चन में 5.4 के बराबर दे रखा है, तो 6 की वैल्यू 5.4, तो 5 की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू के लिए बटे में 6 और गुणा में 5, ठीक है। 6 से काटूंगा तो 0.9 पे कटेगा, और ये बन गया 4.5, 0.9 गुणा 5 करेंगे तो 4.5 केजी। तो 4.5 किलोग्राम कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, ये देखो इधर का हाथ पड़ जाता है ना, इधर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इधर से ही ठीक चलता है ना, इधर दिखे होते ना, ये आदत पड़ गई है इस हाथ को। ये क्वेश्चन वर्चुअल है यहाँ पर, वास्तविकता में ये बोर्ड पर नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा मैंने कर रखा है यहाँ पे, जिससे ये आपको ऐसा लगे कि ये बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान रखना, पहले खपत, आरंभ में खपत 5.4 थी, तो अब कितनी है? तो यानी कि जो पहले 6 खा रहा था, वो अब एक कम यानी कि 5 किलो खा रहा है, ठीक है। वो बोले खपत में कितनी कमी होगी, तो फिर 6 की वैल्यू दे रखी थी, 1 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर से सुन लेना जो मैंने बोली है, ठीक है। 1 की वैल्यू कब निकलेगी, 5 की कब निकलेगी, ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निकिताज सेविंग आर इक्वल टू 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 27% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 12.5%, देन बाय व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। ये कह रहा है निकिता की बचत व्यय के 16% के बराबर है। यदि उसके व्यय में 27% की वृद्धि और बचत में 12.5% की कमी होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से, जैसे बोला हुआ कैसे लिखते हैं। उसकी जो बचत है, बचत को क्या बोलते हैं, सेविंग। उसकी जो सेविंग है वो उसके व्यय, व्यय होता है एक्सपेंडिचर, इसके व्यय के 16% के बराबर, यानी कि इसका अगर मैं 16% कर दूंगा तो इसकी सेविंग आ जाएगी। इसकी जो सेविंग है उसके खर्च के, ई फॉर एक्सपेंडिचर, इसके खर्च के 16% के बराबर है। तो यहां से इस ई को मैं मल्टीप्लाई से इधर ले आया, ये 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4/25 आ गया। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि यहां से सेविंग और एक्सपेंडिचर, ये 4 रुपए है, ये 25, यानी कि 4 रुपए उसने बचाए हैं, 25 रुपए उसने खर्च करे हैं। और टोटल कितने हो गए, इनकम कैसे बनेगी, इन दोनों का टोटल यानी कि 29। 25 और 4 32। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने लिखी है? फिर से सुनो, यहाँ रेशियो मैंने निकाला, इसकी सेविंग है 4, इसका एक्सपेंडिचर है 25, यानी कि इसने 4 रुपए बचाए, 25 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसकी इनकम आय बन जाएगी 29। क्लियर है। अब ये वाले क्वेश्चन में ये चीज अब आपने करनी है। कह रहा है यदि उसके खर्चे में 27% की वृद्धि हो, खर्चा कौन सा है ये, इसमें 25 में 27% की वृद्धि, 27 बोला था ना, तो इसको मल्टीप्लाई 27 करना। ध्यान रखना, ये इनको ऐड करूंगा तो ये 29 बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेशियो तो दिखा दिया था, अब प्लस यहां लगा दिया। ठीक है, उसने बोला अगर खर्चे में 27% की वृद्धि हो जाए तो इसको सीधा ही 27 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और बचत में 12.5% की कमी, बचत क्या है 4, इसमें 12.5% की कमी। ध्यान रखना, कमी है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई, वृद्धि है तो सीधे नंबर के साथ मल्टीप्लाई। ये अगर आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। तो आय में कितने प्रतिशत वृद्धि है कमी, आय की तो हमें पता ही नहीं, तो इसके साथ इंटू में एक्स लगा दो। तो ये टाइप याद रखना भाई, डिटेल करोगे तो ज्यादा लंबा चलेगा क्वेश्चन। क्या बताया मैंने कि अगर उसने बोला कि खर्चे में 27% की वृद्धि, तो यानी कि उसको 27 से मल्टीप्लाई, बचत में 12.5% की कमी तो माइनस के 12.5, और टोटल पे क्या इफेक्ट इंटू मैक्स। इसको सोल्व करेंगे, 12.5 दूनी 25, दूनी 50, यानी कि माइनस के 50। इसको करेंगे 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 50 675 इक्वल टू 29 इंटू एक्स। इसको माइनस करेंगे तो 5 625 इक्वल टू 29x। ठीक है, और x की वैल्यू के लिए यहां निकाल देते हैं, x इक्वल टू 625 बटे में 29। ठीक है भाई, क्लियर। तो 29 दूनी 58, 625 29 से डिवाइड करेंगे 58, 32 एकम 29, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 21 पॉइंट इसी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन 1 आंसर बनेगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21.6। ठीक है भाई, क्लियर है, कर लोगे ना आगे गाइड तो 21.6% आपका आंसर बने। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 73 नंबर। The cost of a table is 150% more than that of a chair. If the cost of table decrease by 15% and that of chair increase by 50%, then what is the percentage increase or decrease in the total cost of 2 tables and 5 chairs? एक मेज के मूल्य, एक मेज का जो मूल्य है कुर्सी के मूल्य से 150% ज्यादा है। यदि मेज के मूल्य में 15% की कमी और कुर्सी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो 2 मेज और 5 कुर्सियों के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो अब आप इसको, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन समझाया था ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल आपको दिखा दूं ताकि आप चीजों को समझें। एक मेज का मूल्य यानी कि टेबल जो है और एक चेयर है, रेशियो में लेके चलते हैं। एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 150% ज्यादा है, यानी कि कुर्सी अगर 100 की है, कुर्सी अगर 100 की है तो टेबल इससे 150% ज्यादा है, यानी कि वो 250 की होगी। आपको वो कि सर जी यहाँ 250 लिख दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया, ध्यान से सुनो।
अगर 100 रुपए की चेयर है और टेबल इससे 150% ज्यादा है, तो 100 में 150 ज्यादा होगी तो इसका मतलब 250% होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये 100 की है, तो इस 100 का 150% इसमें ज्यादा है। 100 की थी, इसमें 100 का 150% ज्यादा है, तो 100 प्लस 150 कितना हो गया? 250। अब चॉइस आपकी है, ये करके चलना है कि ये चलना। आज तो कई बार आ गई ये चीज। ठीक है, तो ये चलो, ये हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब पूरा रेट के हिसाब से चलेंगे। ये ओरिजिनल रेट आ गए हमारे पास, इसका मतलब चेयर 100 की है, टेबल हमारी 250 की है। कह रहे यदि मेज के मूल्य में 15% की कमी कर दूं, मेज के मूल्य में 15% की कमी कर देते हैं, इसका मतलब 250 का सामान अब 85% में मिलेगा। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई किसी को? 15% कमी होगी ना। तो इससे कटाइए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और ये बन गया आपका या तो इसको काटते नहीं है, चलो काट दिया तो कोई बात नहीं। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 212.5। यानी कि अब नया प्राइस हो गया 212.5 रुपए, ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर कह रहा था अगर कुर्सी में 50% वृद्धि कर दे, 50% वृद्धि, तो 100 वाला सामान अब 50 वृद्धि करके 150 का आएगा। 100 का 50 50 ही होता है, इसलिए सीधा लिख दिया। ये हमारे पास आ गए फाइनल रेट, ये थे शुरुआती रेट। ठीक है भाई, तो कह रहा था 2 मेज और 5 कुर्सियों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो मुझे बताओ, दो, अगर एक 250 की थी पहले, ये पहले की बात हो रही है, मैं लिख भी देता हूं यहां पहले। पहले ये 250 की थी, तो दो हो जाएंगी 500 की। ये 100 की थी, पांच हो जाएंगी 500 की। 500 500 1000 रुपए की ये थी पहले। अब क्या हो गया? अब 212.5 की एक टेबल है, ये होगी 2, और 150 की एक चेयर है, ये होगी 5। तो ये कितने हो गए? 12.5 दूनी 25, 425 तो ये हो गए, और 750 ये हो गए। तो कितने हो गए? 75, 1175। तो पहले आ रहे थे 1000 रुपए के, अब आ रहे थे 1175 के, तो क्या हुआ? मूल्य में वृद्धि होगी। कितनी होगी? 175 की। कितने पे? 1000 पे, और इंटू में 100%। इससे घटाइए, ये आ गया 17.5% वृद्धि। ये तो है पूरा डिटेल जो आपके दिमाग में घुसेगा डायरेक्ट। आंसर ऑप्शन दो। ये तो वो चीज है जो डायरेक्ट आपके भेजे में घुसेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा कुछ मैंने रेट दिखा रखा था, फिर रेट घट के कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया। पहले आ रहा था सामान इतने का, अब आ रहा है इतने का। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे चलेंगे? दूसरे तरीके से देखो, जो अभी हमने पढ़ा था, रेशो बना लो पहले। रेशो बनाऊंगा तो इससे ये कटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो अब देखो, यहाँ पे ये तो एक एक का रेट है, ये एक टेबल का रेट है, ये एक चेयर का रेट है। उसने कहा 2 मेज, तो इसका मतलब 2 मेज के लिए इसको 2 गुना कर दूं, और 5 चेयर इसको 5 गुना, यानी कि ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। रेशियो कितना बना? 1:1। यानी कि 2 मेज और 5 चेयर का रेशियो है 1:1। ठीक है, तो उसने बोला कि यदि मेज के मूल्य में 15% कमी, मेज के मूल्य में यानी कि 1 × -15, जो पिछले वाला मेथड है वो लगा रहा हूं। मेज के मूल्य में 15% की कमी और चेयर के मूल्य में 50% की वृद्धि, तो प्लस करके 1 × 50। तो टोटल पे, टोटल कितने हो गए? 2 पे, तो इस पे कितने परसेंट इफेक्ट आएगा वो मुझे मालूम नहीं। याद करो, ये अभी पीछे ही समझाया था मैंने। तो ये माइनस के 15, ये 50, ये 2x। 50 में से 15 गए तो कितने बन गए? 35, इक्वल टू 2x। 2 से काटूंगा, दिस इज 17.5, 17.5%। बात आई समझ में? इतनी वृद्धि। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस का आएगा तो वृद्धि आएगी, ये माइनस का आता तो फिर कमी बोलते। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बात समझ में आई? ये करना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव का क्वेश्चन है, उम्मीदवारी का। इन अ चुनाव नहीं है भाई, दूसरा ये तो। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x, आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। 45% of boys and 60% of girls pass in test. If the number of students who fails is 196, then what is the value of x? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या x है, जिसमें 40% लड़के हैं और बाकी लड़के हैं। एक परीक्षा में 45% लड़के और 60% लड़कियां पास हुई। यदि फेल विद्यार्थी 196 है, तो x का मान क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहां लेके आने, यहां लेके आने। कैसे लेके आएंगे? ध्यान दीजिएगा। इसके लिए अब जो विद्यार्थी x हैं, टोटल x हैं, उसको हमने 100 मान लिया।
एक्स हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो हम यहाँ से बॉयज और गर्ल्स एक बार निकाल लेते हैं। उसने बोला 40% लड़कियां हैं, तो 100 का 40% 40 ही होगा। तो 40 लड़कियां होगी तो लड़के कितने हो गए, 60। 40% लड़कियां शेष लड़के हैं, तो ये अगर 40 होगी तो फिर ये 60 बची। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे 40% लड़कियां बाकी के लड़के। अब परीक्षा में 45% लड़के पास हो गए, 45% लड़के यानी कि 60 का 55%। अब बोला जी 45 लिखा हुआ है, 55 क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई 45% पास हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फेल दे रखे हैं, तो 45% का पास का मतलब हो गया 100 में से 45 पास हो गए, लेकिन 55% तो फेल हुए प्लस में। इस गर्ल्स का इन गर्ल्स का 40 का 60% लड़कियां पास हुई, तो फिर 40% लड़कियां तो फेल हुई ना। 40 में से 40%, ये इसको हमने कर दिया। और यही क्वेश्चन में 196 के बराबर दे रखे हैं। क्या ये बात समझ में आई? बस सोल्व कर दो, आंसर आ गया। इससे घटाइए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से घटा 11 पे, इन दो जीरो से ये कट गई, इधर 11 तिया 33, इधर 4 चौके 16, इसकी वैल्यू 196 दे रखी है। तो यहां से 9 और 1 4, 49 की वैल्यू 196 है, 100 की निकालनी है। ठीक है भाई, इधर लिख देता हूं, 196 बटे में 49 और गुणा में 100। ठीक है, तो 4 पे कट रहा है, 4 नीम 36, 4 चौक 16, 3 19, तो 400 इसका आंसर आ गया। 400, 400 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। आगे समझ में? तो बिल्कुल इजी था ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, 75। In an examination, a student score 205 marks and fails by 5 marks. If the minimum passing marks are 35%, then the maximum marks of the examination. किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 205 नंबर प्राप्त किए और 5 से फेल हो गया। अगर पास होने के लिए 35% चाहिए, 35% पास होने के लिए चाहिए। अब ध्यान दो, उसके आए 205 और 5 से हो गया फेल, तो इसको 5 और दे दो, हो जाएगा पास। तो 205 प्लस 5 210, 35% की वैल्यू है 100 की निकाल। तो 1% की 210 बटे में 35 और गुणा में 100। 7 पंजे 35, 7 या 21 0, 5 से कटेगा 6 पे, और ये आ गया 600। तो 600 नंबर भाई, 600 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। खत्म हो गया। ठीक है, आगे ना समझ में, ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर वाज ओनली 2 कैंडिडेट्स एंड द विनर डिफीटेड हिज राइवल बाय 2100 votes. If the winning candidates obtain 48% of total votes and 7% of the votes declared invalid, then the total number of votes are was कितने थे? किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे और जीतने वाले ने अपने प्रतिद्वंदी को 2100 वोट से हरा दिया। यदि जीतने वाला प्रत्याशी को कुल वोटों के 48% वोट प्राप्त हुए और 7% वोट अमान्य घोषित हुए, तो वोटरों की कुल संख्या कितनी थी? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज में लेके चले। मान लिया टोटल वोट थी 100%। 100% का मतलब 2 रुपए भी 100% है, 50 रुपए भी 100% है, 2000 रुपए भी 100% है। तो 100% कोई ना कोई नंबर रहा होगा, हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि टोटल वोट थे 100%, जिसमें से 7% हो गए इनवैलिड। तो इस 7% का तो रोल ही खत्म हो गया, 7% खत्म होगी, यानी कि जो भी नंबर रहा होगा 7%, इसका 7% यानी कि 93%। अब 93% जो है वो वैलिड है। ध्यान रखना, ये कैसी है, वैलिड। अब उसने बोला कि जीतने वाले को कुल वोट का 48%, तो मुझे बताओ 100 का 48% कितना होगा? 48% ही होगा, यानी कि विनर को मिल गया क्या, 48%। टोटल का 100 का 48%, 48, ये डायरेक्टली मैंने निकाला, ये ध्यान रखना, ये विनर को मिला। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैलिड वोट है, यानी कि काउंटिंग इनमें से होगी, इनमें से हार जीत का फैसला होगा। इनमें से जीतने वाले को ये मिल गई, तो अगर मैं इनमें से ये 48% घटा दूं, तो ये हारने वाले को मिल गई, और ये कितनी बन गई, 45%। ये किसको मिले, लूजर को, जो हार गया। क्या ये बात आई समझ में? ये वो है जो टोटल वोट है, जहां से हार जीत काउंटिंग के बाद पता लगेगी। ये तो खराब है, इनको तो हटा दिया। तो इसमें से ये जीतने वाले को मिली, तो इसमें से ये माइनस कर दूं, तो ये हारने वाले को मिली। और हार जीत का फैसला किससे हुआ, इन दोनों के डिफरेंस से। तो इसको 48% मिले, इसको 45% मिले, तो 3% से हार जीत का फैसला हुआ। और यही 3% 2100 वोटों के बराबर है। 3% 2100 बराबर है, तो 100%, यानी कि टोटल वोट पूछ रहा है। तो टोटल थी 100%, तो 3 से कटा 700 पे कट गया, और ये आ गया 70,000, 70,000। 70,000 ऑप्शन नंबर 1 मिली। बात आई समझ में?
क्लियर है? तो ये करना था आपने इस क्वेश्चन के अंदर। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ एन आइटम ए इज 40% लेस देन that of B. The price of item C is 20% more than average price of A and B. If price of A is increased by 25% and that of B is decreased by 20%, then by what percent is the total price of A and C more than that of B? है ना, कितना घुमा फिरा के अब तक जितना पढ़ा है ना वो सारा इस क्वेश्चन में दे दिया। कैसे? वस्तु A का मूल्य B के मूल्य से 40% कम है। सी, अब एक काम करते हैं, साथ के साथ लिखते हैं। ए है और बी है, यहां पे ए आ गया और बी आ गया। ध्यान से जो जो बोल रहे हैं साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, लिखेंगे। ए का मूल्य बी के मूल्य से 40% कम है, बी से 40% कम, इसका मतलब बी 100 का है तो ये 40 कम यानी कि 60 का है। ध्यान रखना, ए का मूल्य बी के मूल्य से 40% कम है, इसका मतलब बी 100 का है तो ए का मूल्य 40 कम यानी कि 60 है। ठीक है, वस्तु सी का मूल्य, अब सी का मूल्य जो है वो ए और बी के औसत मूल्य से 20% ज्यादा है। ए और बी का औसत मूल्य निकालो, कैसे निकलता औसत? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 160 बटे में 2 80। क्लियर है? ये बात आ रही है समझ में? ये एवरेज निकाला है। उसने बोला सी का जो प्राइस है ए और बी के औसत प्राइस से 20% ज्यादा, यानी कि इसका 120% निकाल दो। अब ये मत बोलना सर जी यहाँ क्या कर दिया, या तो इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दो या इसका 120% निकाल दो, बात दोनों बराबर है, यानी कि ये है 96 रुपए। ठीक है, यदि ए के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अब ए के मूल्य में 25% की वृद्धि करूंगा तो 60 का 125% निकाल दो, सीधा ही बताया मैंने तुम्हें, 25% वृद्धि होगी तो 25 पंजे 100 और 25 चौके 100, 4 से 15 पे, यानी कि ये हो गया 75 रुपए। ठीक है भाई, और बी के मूल्य में 20% कमी, इसमें 20% कमी है तो सीधा ही 80 का हो जाएगा। ठीक है, इसका 20% सीधा 20 ही होगा तो इसको डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो ए और सी का कुल मूल्य, ए और सी का इसका और इसका कुल मूल्य, यानी कि ए प्लस सी का कुल मूल्य कितना बनेगा? 5 6 11 9 7 16 और 1 17, 171 रुपए। ए और सी का कुल मूल्य बी के मूल्य से, बी का मूल्य कितना है? 80, कितने परसेंट ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? तो तुम कहोगे 91 ज्यादा है। किससे? बी से। और कितने परसेंट ज्यादा है? ध्यान दो, आज मैंने सारा यही तो समझाया कि डिफरेंस कब लेना है, जब भी कम और ज्यादा की बात होगी। ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है तो इसका डिफरेंस है 91 का। किससे? बी से। नीचे बी लिख दो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 ने 45, 455 बटे में 4, 4 एकम 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 35, 4 सॉरी 35 कह रहा हूँ, 15, 4 3 12, 4 पंजे 20, 113.5% आ रहा भाई, दिख रहा है? 5 लिया ज्यादा आ रहा है, 113, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 15, 4 3 12, बचा 20, 4 7 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 113.75, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 77 तक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी शाम को एक क्लास और देखते हैं, पूरी कोशिश है आज बना दें क्लास लंबी सी। ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक खत्म कर। ठीक, तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।